हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर जो भी गायत्री मंत्र के अंदर जो कुमार गुरु सर के द्वारा करवाए गए हैं तो उनका रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके 6 अंग हैं। टोटल सदस्य देश हैं 193 और जो नवीनतम सदस्य देश है वो है दक्षिणी सूडान। महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो इसके महासचिव है एंटोनिया गुटारेस। और एंटोनिया गुटारेस है, ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं विश्व बैंक एंड आईएमएफ, इन दोनों को ही जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इनका जो स्थापना हो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944-45 के अंदर हुई थी। तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इनका? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर है। टोटल सदस्य देश आईएमएफ के अंदर कितने हैं? तो 190 सदस्य देश हैं और नवीनतम सदस्य देश एंडोरा है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं शार्क। शार्क मतलब दक्षेश। तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अर्थात दक्षिणी एशिया के जो 8 देश हैं वो इसके अंदर आते हैं। स्थापना की गई थी 1985 के अंदर ढाका घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव व भूटान, ये 8 देश शामिल है इसके अंदर ही। तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन आसियान। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके अंदर टोटल 10 देश शामिल हैं। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो इसके अंदर शामिल है। स्थापना की गई थी 1967 के अंदर ही बैंकॉक घोषणा पत्र के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। टोटल सदस्य देश 10 हैं और जो 11वां सदस्य देश है वो है 11वां सदस्य देश भी बना है। तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं भारत और आसियान। तो भारत आसियान के मध्य जो संबंध है वो 1992 से शुरू हुए थे और 2022 के अंदर ही इनके 30 वर्ष कंप्लीट भी हो गए हैं। तो 2022 के अंदर 30 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं G7। तो G7 तो G7 के अंदर टोटल 7 देश शामिल हैं। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। और इसकी जो 48वीं बैठक है उसका आयोजन जर्मनी के अंदर किया गया था। G20 के अंदर तो G20 इंपॉर्टेंट है अब की बार जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए, क्योंकि G20 2023 के अंदर इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। तो इसके अंदर टोटल 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। और इसकी 2022 के अंदर बैठक का आयोजन किया गया था बाली इंडोनेशिया के अंदर। और 2023 के अंदर इसकी बैठक का आयोजन भारत के अंदर किया जा रहा है। और इसकी बार थीम क्या रखी गई है? तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। तो ये इस बार भारत की तरफ से इसकी थीम रखी गई है। आगे देखते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना 1923 के अंदर की गई थी। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो 90वीं बैठक है उसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर ही किया गया है। तो नई दिल्ली के अंदर इसकी 90वीं बैठक का आयोजन भी किया गया था। तो ये थोड़ा याद रख लेना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप लर्न विद किरण गुर्जर नाम से सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। आगे देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी। हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना 1966 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं WTO विश्व व्यापार संगठन। तो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 के अंदर ही। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 164 सदस्य देश हैं। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इवेला। तो ये नाइजीरिया के रहने वाली ये ही इसकी वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर ही। यूनेप तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या के अंदर ही। और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है।
आगे देखते हैं ओपेक, जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं इनका संगठन है। स्थापना की गई थी 1960 के अंदर और हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। तो वियना है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही है। आगे देखते हैं यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन के अंदर टोटल सदस्य देश 27 हैं। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही। अंकटाड, तो अंकटाड का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही। WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन है, विश्व वन्य जीव कोष, तो वर्ल्ड वाइड फंड, तो इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी। हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। और IUCN की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना की गई थी 1948 के अंदर और हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही। आगे देखते हैं FATF। तो FATF की स्थापना 1989 में की गई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो T राजा कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सम्मेलन। तो इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को ही और हेडक्वार्टर है लुसाने, तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। WHO, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस, तो डॉक्टर टेड्रोस है ये वर्तमान इसके हेड है। ILO, तो ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। आगे देखते हैं SCO। तो SCO की 2022 के अंदर इसकी बैठक का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके अंदर टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 9 इसके अंदर सदस्य देश हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 के अंदर इसके अंदर शामिल हुए थे और 2023 के अंदर इसकी बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। आगे देखते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका के अंदर है और इसके अंदर टोटल 7 देश शामिल हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो भी देश हैं वो इसके अंदर शामिल है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1951 को ही पहला संविधान किया गया था। 7वां संविधान संशोधन, तो 7वां संविधान संशोधन है 1956 के अंदर और ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित है और उस समय 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश भी थे। 13वां संविधान संशोधन के तहत ही नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत ही सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा वो 15वीं भाषा बनी थी। 42वां संविधान संशोधन, तो इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है और कब किया गया था, तो 1976 के अंदर किया गया था। और इस समय ही प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, तथा मौलिक कर्तव्य को भाग 4A के अंतर्गत जो जोड़ा गया था और तथा अनुच्छेद नंबर 51A के अंतर्गत ही। और जो स्वर्ण मौलिक कर्तव्य है इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। और शिक्षा को राज्य सूची से ही समवर्ती सूची के अंदर भी इस मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही डाला गया था, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर ही इसके अंतर्गत जो सभी संपत्ति का अधिकार है तो उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया था, अनुच्छेद नंबर 301 के अंतर्गत ही। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर और ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ही तो दल बदल से संबंधित है ये। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर, तो इसके अंतर्गत ही जो वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 69वें संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 71वें संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत ही नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। तो कितनी भाषाओं को, 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 24 अप्रैल को मतलब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। टोटल विषय कितना है, तो 29 इसके पंचायती राज के अंदर विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन है ये नगर पालिका से संबंधित है और ये भी कब लागू किया गया था, तो 1993 को लागू किया गया था और इसके अंदर टोटल 18 विषय हैं। आगे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 के अंदर हुआ था। इसके अंतर्गत ही मतलब जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 21(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में तथा मौलिक कर्तव्य के रूप में ही मौलिक कर्तव्य नंबर जो 11 है उसके अंतर्गत ही निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ही, इसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 338 अनुसूचित जाति से संबंधित है
और अनुच्छेद नंबर 338A, तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन, तो 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो ये वर्तमान में कितनी भाषा हो गई है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ही, तो इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो 15% तक ही रहने की, मतलब 15% ही रहेगी, और दिल्ली के अंदर 10% ही। आगे देखते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर, तो इसके अंतर्गत सहकारी समिति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन 2014 में, तो इसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको गैर संवैधानिक घोषित भी कर दिया गया है। तो NJAC है जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन, तो ये भारत बांग्लादेश के मध्य ही जो 3 बीघा कॉरिडोर है उससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन, तो GST से संबंधित है और इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन, तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर, तो इसके अंतर्गत ही जो SC व ST की जो सीटें हैं उनके रिजर्वेशन को ही 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और एंग्लो इंडियन है जो कि लोकसभा में 2 और राज्य विधानसभा के अंदर 1 सीट है उसको समाप्त कर दिया गया है, तो इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं 105वां संविधान संशोधन, तो इसको लागू किया गया था 18 अगस्त 2021 को ही। तो इसके अंतर्गत ही जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उसको, पिछड़े वर्ग के अंदर जो भी शामिल जाति हैं उनको अधिकार देने का अब राज्य को अधिकार है, केंद्र को अधिकार नहीं है कि जो पिछड़ी जाति है, कौन सी जाति है जो किस मतलब पिछड़ी वर्ग में शामिल होगी, तो वो अधिकार देने का अधिकार अब वो राज्य सरकार, राज्यों का है, न कि केंद्र का है। तो ये 105वें संविधान संशोधन के तहत ही दिया गया था। तो ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी याद रख लेना। अब महत्वपूर्ण 2022 की जो योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। अग्निपथ योजना, तो इसके अंतर्गत ही 4 साल तक सेना में नौकरी से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। चिरंजीवी योजना, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसके अंतर्गत ही जो स्वास्थ्य बीमा की राशि है वो वर्तमान में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। PM श्री स्कूल योजना, तो इसको 5 सितंबर 2022 से ही शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत ही 14,500 जो स्कूल हैं इनके आधारभूत संरचना के अंदर ही विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीवला ऋण योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसके अंतर्गत ही 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विनय समरस योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अम्मा एंड बहिनी योजना तो ये भी सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक विधायक एक पेंशन योजना ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही। और काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसको उत्तर प्रदेश मत समझ लेना, काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मेडिसेप योजना ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। PM वाणी योजना तो जो वाईफाई हॉटस्पॉट है इनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए ही PM वाणी योजना शुरू की गई है। खेल नर्सरी योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस्माइल योजना तो जो ट्रांसजेंडर तथा भिखारी है इनके सामाजिक उत्थान के लिए ही सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। PM डिवाइन योजना तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। रैंप योजना तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही जो MSME मंत्रालय उसके द्वारा शुरू की गई है।
जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नमस्ते योजना, तो ये सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही नमस्ते योजना शुरू की गई है। पंचामृत योजना, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो गन्ना उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए ही पंचामृत योजना शुरू की गई है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो आधुनिक इतिहास है गायत्री मंत्र के अंदर, तो उसको देख लेते हैं। 1905 के अंदर ही बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो उस समय वायसराय थे करजन। और 7 अगस्त 1905 के अंदर ही जो टाउन हॉल था कोलकाता के अंदर, तो वहां पर ही जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार भी किया गया था। 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन हुआ था और इस समय ही कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था, अर्थात नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। 1909 के अंदर ही मार्ले मिंटो एक्ट, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। 9 अगस्त 1915 को ही गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो इस समय ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्यों 9 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1916, तो इस समय लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। और इस समय जो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग है इसके मध्य समझौता हुआ था, तथा होम रूल लीग मूवमेंट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं 1917 के अंदर चंपारण, तो चंपारण कहाँ पे है, बिहार के अंदर ही है। और ये यहाँ पे गांधी जी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, तो जो नील की खेती है इसके विरोध के अंदर ही इसको चलाया गया था। आगे देखते हैं 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट, मोन्ट्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आगे देखते हैं 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन, और फरवरी 1922 के अंदर ही चोरा चोरी घटना के कारण, जो चोरा चोरी घटना कहाँ पर हुई थी, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, तो इस घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 1923 के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा, तो CR मतलब चित्रन दास के द्वारा तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। 1924 के अंदर ही महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जो बेलगांव अधिवेशन इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। 1925 के अंदर ही कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, इसका नाम है सरोजिनी नायडू, तो इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उनका नाम है एनी बेसेंट। नेक्स्ट और देखते हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और ये किसके द्वारा की गई है, तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहेड़ी के द्वारा ही। 1927 के अंदर, तो 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। 1929 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही, और इस समय ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। 1930 के अंदर, तो 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की दांडी यात्रा शुरू की गई थी, ये साबरमती आश्रम से दांडी तक ही, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी इस समय शुरू हुआ था। 5 अगस्त 1931 को ही गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। और कराची अधिवेशन ये भी 1931 के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं 1932 के अंदर ही यरवदा जेल के अंदर पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य ही। 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा ही, और इस आंदोलन के अंदर ही गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। मार्च 1946 के अंदर ही कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर ही। 9 अगस्त 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा और 18 जुलाई 1947 को ही स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था तथा 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू भी कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है इनके, मतलब जो आधुनिक इतिहास से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना। महत्वपूर्ण जो युद्ध अभ्यास हुए थे 2022 के अंदर उनको देख लेते हैं। अल नजह फोर्ट, तो अल नजह फोर्ट है, इसका आयोजन भारत और ओमान के मध्य किया गया है। एक्स विनबैक्स 2022 जो युद्ध अभ्यास का आयोजन तो भारत और वियतनाम के मध्य। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास का आयोजन तो भारत और फ्रांस के मध्य।
युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के मध्य। एक्यूबेरिन युद्धाभ्यास तो भारत और मालदीव के मध्य। एक्स वज्र प्रहार तो ये भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। उदार शक्ति युद्धाभ्यास तो भारत और मलेशिया के मध्य। सिटमैक्स तो ये सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाता है तथा सिम्बैक्स तो सिम्बैक्स का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। वोस्टॉक युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और रूस के मध्य। पिच ब्लैक ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। कारगिल युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य। समुद्री साझेदारी अभ्यास तो भारत और जापान के मध्य। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और चाइना के मध्य। सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और नेपाल के मध्य। रिमपैक युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और यूएसए के मध्य किया गया है, हवाई द्वीप के अंदर ही, और इसके अंदर भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा के द्वारा भाग लिया गया था। इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और रूस के मध्य। मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो क्वाड देश जो कंट्री हैं उनके मध्य किया जाता है। गरुड़ शक्ति व समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य तथा जो शक्ति युद्धाभ्यास है इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। नेपचून स्ट्राइक तो ये नाटो के द्वारा। खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य। पश्चिमी लहर तो ये नेवी के द्वारा ही पश्चिमी घाट के अंदर। चिरहू तो चाइना, ईरान और रूस के मध्य। सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास तो पुणे के अंदर ही सेना व पुलिस के द्वारा। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 नंबर की तो ये भारत और ओमान के मध्य। मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन तो विशाखापट्टनम के अंदर ही नेवी के द्वारा। धर्मगोर्जन युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और जापान के द्वारा किया जाता है और इसका आयोजन हाल ही के अंदर जापान में ही किया गया था। एक्स डस्टलिक युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। लामितीय युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और सेशल्स के मध्य किया जाता है। तो इंपोर्टेंट युद्धाभ्यास इनका नाम तो याद रख लेना। आगे देखते हैं सिलीनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन तो भारत और श्रीलंका के मध्य। वायु शक्ति तो पोखरण में आयोजित किया गया है। ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वरुण 2022 तथा शक्ति व गरुड़ तो भारत और फ्रांस के मध्य। बोंगो सागर नौसैनिक युद्धाभ्यास, एक्स संप्रति युद्धाभ्यास, इन दोनों का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। ऑपरेशन देवी शक्ति तो ये अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन शरद हवा का युद्ध आयोजन तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन आहट तो ये रेलवे के द्वारा ही तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन तो गांजे की खेती है इसको रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध तो ये भी रेलवे के द्वारा ही जो टिकट की कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त तो ऑपरेशन दोस्त भारत के द्वारा ही जो तुर्की के अंदर जो भूकंप आया है तो उसमें सहायता पहुंचाने के लिए ही ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। तो ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी थोड़ी याद रख लेना। महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। जनधन योजना कब शुरू की गई थी तो ये 28 अगस्त 2014 को ही, और किससे संबंधित है ये तो वित्तीय समावेशन से संबंधित है। उज्ज्वला योजना तो उज्ज्वला योजना 1.0 की शुरुआत 1 मई 2016 को शुरू की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से ही, और किससे संबंधित है तो जो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है ये। और मेक इन इंडिया तो 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई है। उज्ज्वला 2.0 तो ये 10 अगस्त 2021 को ही महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है। मिशन अमानत तो मिशन अमानत है, इसकी शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू की गई है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। सारथी ऐप तो ये सेबी के द्वारा शुरू की गई है शेयर मार्केट की जागरूकता के लिए ही। सेयत पहल तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रैंप कार्यक्रम तो ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। पीएम डिवाइन योजना तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास के लिए शुरू की गई है। मिशन इंद्रधनुष तो ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई है। पीएम गति शक्ति तो इसके अंतर्गत ही 7 इंजनों के विकास के लिए ही शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहट तो आरपीएफ के द्वारा ही तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। पर्वतमाला योजना तो भी रोपवे से संबंधित है। मांझी वसुंधरा तो मांझी वसुंधरा है, ये यूनेप के द्वारा ही शुरू की गई है। आगे देखते हैं स्माइल योजना तो जो हाशिए पे खड़े हुए व्यक्ति हैं इनकी आजीविका व उनके उद्यम के लिए मदद के लिए ही स्माइल योजना शुरू की गई है। सौभाग्य योजना तो 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। ऑपरेशन परिवर्तन तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर ही गांजे की खेती को रोकने के लिए शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो 22 जनवरी 2015 को ही पानीपत हरियाणा से शुरू की गई है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तो 19 फरवरी 2015 को ही सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू की गई है। जीवा कार्यक्रम तो नाबार्ड के द्वारा, प्रोजेक्ट आहरण तो असम सरकार के द्वारा ही स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू की गई है। तो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं ये। आगे देखते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो ये 2022 से लेकर 2027 तक ही 15 वर्षों के लिए इसको शुरू किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, तो ये पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित है। अम्मा एंड बहिनी योजना तो ये सिक्किम सरकार के द्वारा। संभव एंड स्वावलंबन योजना तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है प्लास्टिक को रोकने के लिए। समर्थ योजना तो ये भी एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ही। नान मुगलवान योजना तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा ही। वीमेन एट वर्क तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। विनय समरस योजना ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा ही। युविका तो जो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है तो उसको बढ़ावा देने के लिए ही इसरो के द्वारा शुरू की गई है। सुजलाम 2.0 तो इसको 22 मार्च 2022 को शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना तो इसको 23 सितंबर 2018 को ही रांची झारखंड से शुरू किया गया है। चिरंजीवी योजना तो राजस्थान सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। और प्रोजेक्ट बोर्ड ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही, जो बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए ही। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। ग्राम उजाला योजना तो ये आरा बिहार से शुरू की गई है। पीएम किसान योजना तो इसको 24 फरवरी 2019 को ही गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। कैच द रेन तो इसको 29 मार्च 2022 को शुरू किया गया है। तेजस तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा ही दुबई के अंदर ही जो जॉब्स एंड स्किल है, तो जॉब एंड स्किल्स को ही विदेशों में बढ़ावा देने के लिए ही तेजस योजना शुरू की गई थी। तो ये थोड़े याद रख लेना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है, इसका आयोजन बर्मिंघम के अंदर ही किया गया है और इस बार ये 22वें नंबर का है। प्रथम बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हैमिल्टन के अंदर किया गया था 1930 के अंदर ही। 2018 के अंदर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था और 2010 के अंदर ही इसका आयोजन भारत में किया गया था, तो भारत के नई दिल्ली के अंदर ही। और उस समय ही भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा पदक जीते गए थे 101। 4 साल के बाद ही इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका शुभंकर है पेरी द बुल। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो सभी के लिए खेल, ये इसका आदर्श वाक्य है। आगे देखते हैं 3 नए खेलों को इस बार शामिल किया गया है। महिला T20 क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस, तो ये 3 नए खेलों को जोड़ा गया था। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है, तो मनप्रीत सिंह तथा पीवी सिंधु है। और समापन समारोह है, इसके ध्वजवाहक हैं शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और निखत जरीन ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। तो ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। इसका उद्घाटन है वो अलेक्जेंडर स्टेडियम के अंदर ही प्रिंस चार्ल्स के द्वारा किया गया है। पदक तालिका के अंदर ही फर्स्ट स्थान ऑस्ट्रेलिया का आया है, सेकंड स्थान इंग्लैंड का है और भारत के द्वारा इसके अंदर 61 पदक जीते गए हैं जिसमें 22 गोल्ड है। तो जो महत्वपूर्ण गोल्ड है इनको देख लेते हैं। पहला गोल्ड है वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था टेबल वेट लिफ्टिंग के अंदर ही। निखत जरीन के द्वारा बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया है। सुधीर के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर ही। लोन बोल्स के अंदर गोल्ड है वो भारतीय महिला टीम के द्वारा जीता गया है। और किसको हराकर जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर ही जीता है। टेबल टेनिस के अंदर ही शरद कमल तथा भाविना पटेल इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया है। अंचित सेहुली के द्वारा ही वेट लिफ्टिंग के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता गया था। तो जो गोल्ड है वो इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा नाम याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं जेरेमी लाल रिनुगा। तो जो जेरेमी लाल रिनुगा है इनके द्वारा भी वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया है। 6 गोल्ड वो कुश्ती में जीते गए हैं। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि दहिया, नवीन सिहाग, साक्षी मलिक तथा विनेश फोगाट, तो ये 6 गोल्ड है वो कुश्ती के अंदर जीते गए हैं। राजस्थान के अंदर ही कॉमनवेल्थ के अंदर 3 खिलाड़ियों के द्वारा भाग लिया गया है। एक तो है मंजू बाला जो कि झुंझुनू की रहने वाली है और इनका खेल है हेमर थ्रो। अजय सिंह शेखावत ये भी झुंझुनू के ही हैं और इनका खेल है वेट लिफ्टिंग। भावना जाट ये राजसमंद की रहने वाली है और इनका खेल है पैदल चाल। तो इम्पोर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम के लिए ही। आगे देखते हैं 2026 के अंदर ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 23वें नंबर का, इनका आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा।
आगे देखते हैं मुक्केबाजी के अंदर गोल्ड किसने जीते हैं, तो नीतू घनघस के द्वारा तथा अमित पंघाल के द्वारा ही मुक्केबाजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया था। बैडमिंटन के अंदर पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज, इन दोनों के द्वारा ही युगल के रूप में गोल्ड मेडल जीता गया है। ट्रिपल जंप के अंदर ही एल्डोस पोल के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ही भारत के द्वारा टोटल कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं, तो 213। खेल कितने थे, तो 16 इसके अंदर खेल है। और सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है जिसने कि भाग लिया है, तो इनका नाम है अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह ये सबसे कम उम्र की एथलीट्स हैं। अब देखते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। और किसकी जयंती पर, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है वोट डालने के लिए, वोट डालने जैसा कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी वोट डालेंगे। आगे देखते हैं गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को। और इस बार गणतंत्र दिवस पर ही मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल अहमद अल सीसी। तो अहमद अल सीसी है ये इस बार मुख्य अतिथि थे। आगे देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस है वो भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, सरोजनी नायडू जी की जयंती पर ही। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को ही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और इस थीम क्या है, तो एक स्थायी कल के लिए ही लैंगिक समानता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को। तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेट है, इनको थोड़ा नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। आगे देखते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को। और इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और इस बार की थीम है 8 बिलियन की दुनिया। आगे देखते हैं कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को ही। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। लोकतंत्र तथा जुगाड़ू दिवस 15 सितंबर को ही। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे और देख लेते हैं एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही। राष्ट्रीय दुख दिवस 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को।
नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को तथा सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ही। और राष्ट्रीय बाल दिवस ये 26 दिसंबर को और 2022 के अंदर ही पहली बार मनाया गया है राष्ट्रीय बाल दिवस। तो इम्पोर्टेंट डेट है, इनका नाम याद रख लेना। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 क के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण तो 152, कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7, तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12, तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है
और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इंपोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 क के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 क से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और अगर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियां को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी मतलब नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है।
अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243O तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39A में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246A में GST। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 315 UPSC का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और अनुच्छेद 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद सीरीज नंबर 2 है जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई जाती है। तो उसके अंदर जो प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं तो उनको देख लेते हैं। लियो वरनारकर, तो लियो वरनारकर हैं ये आयरलैंड की भारतीय मूल की प्रधानमंत्री हैं। शमिका रवि तो ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य नियुक्त की गई है। अश्विनी वैष्णव तो जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है इसके पहले चांसलर हैं और ये भारत के वर्तमान में रेल मंत्री व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी है। आगे देखते हैं। कैप्टन शिवा चौहान तो ये सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। PT उषा तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। KV साजी तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं और नाबार्ड की स्थापना कब की थी? तो 1982 के अंदर ही शिव रमन समिति की सिफारिश पर ही। डॉक्टर CV आनंद बोस तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और इनसे पहले कौन थे?
तो जो जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान में जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के, तो उनके स्थान पर ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। ऋतुराज अवस्थी तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कले तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लूला डी सिल्वा तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऋषि सुनक तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री ये भारतीय मूल के ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। व्यक्ति के हिसाब से 14वें नंबर के हैं और क्रम के हिसाब से 16वें नंबर के हैं। रोजर बिन्नी तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। द्रौपदी मुर्मू तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की, मतलब कौन सी महिला राष्ट्रपति है, तो 2nd नंबर की है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल थी। दिलीप ट्रिकी तो हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान तो भारत के 2nd CDS हैं और जो 1st CDS थे वो थे बिपिन रावत, जिनका कि निधन हो गया है। समीर कामत तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी तो ये CSIR की पहली महिला अध्यक्ष है। गुलाब चंद कटारिया तो ये असम के राज्यपाल बनाए गए हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के रहने वाले हैं। एस अब्दुल नजीर तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। राजेंद्र आलेरकर तो बिहार के राज्यपाल हैं और BD मिश्रा ये लद्दाख के राज्यपाल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकटरमणि हैं। कौन से अनुच्छेद के अंदर ही महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर ही। पहले महान्यायवादी कौन थे, तो ये सीतलवाड़ थे। आगे देखते हैं DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष तो समीर कामत है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो सुरेश पटेल है। कौन सी समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, तो संथालन समिति की सिफारिश पर ही की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो विश्वनाथ आनंद है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हेड कौन है, तो ये है कल्याण चौबे। टेबल टेनिस की हेड कौन है, तो मेघना हेलावत है। BCCI के वर्तमान में हेड तो रोजर बिन्नी है। हॉकी इंडिया के हेड तो दिलीप ट्रिकी हैं। राष्ट्रपति के नए सचिव कौन बने हैं, तो राजेश वर्मा बने हैं। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री तो इंद्रजीत गिल हैं। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रानिल विक्रमसिंघे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। FATF के नए अध्यक्ष तो T राजाकुमार बने हैं। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है सुमन बेरी। और वर्तमान में CEO कौन है, तो परमेश्वर अय्यर की जगह BBR सुब्रमण्यम है, इनको नियुक्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं UN के अंदर ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है और कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री तो एंथनी एल्बनीज हैं। WHO के महानिर्देशक कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। एयर इंडिया के वर्तमान में CEO तो कैंप बेल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है। CBSE की नई अध्यक्ष कौन है, तो निधि छिब्बर है। तो इंपोर्टेंट है, इनका थोड़ा नाम याद रख लेना। NCERT के नए अध्यक्ष तो दिनेश सकलानी हैं। UGC के नए अध्यक्ष तो जगदीश कुमार हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष तो माधवीपुरी बुच है। UPSC के अध्यक्ष तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार हैं। भारत के नए विदेश सचिव तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख तो मनोज पांडे हैं। CDS कौन है, तो ये अनिल चौहान है। आगे देखते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान है। मणिपुर के CM बीरेन सिंह है। गोवा के CM तो प्रमोद सावंत है। उत्तराखंड के CM तो पुष्कर सिंह धामी हैं। हिमाचल प्रदेश के CM तो ये सुखविंदर सिंह सुक्कू हैं। ये चुनाव अभी हुए थे, तो ये थोड़ा नाम याद रख लेना। गुजरात के कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। महाराष्ट्र के तो एकनाथ शिंदे हैं। कर्नाटक के तो बसवराज बोम्बई हैं। सिक्किम के CM कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। तो ये नाम भी थोड़े याद रख लेना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है, तो G अशोक कुमार है। WTO की पहली महानिर्देशक कौन है, तो नागोजी ओंकाजा इवेला है और ये कहाँ की रहने वाली है, तो नाइजीरिया की रहने वाली है। आगे देखते हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वर हैं। इजराइल की प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो अलका मित्तल है। भारत कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश पाई हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो लिया स्टालेकर है।
यूएसए की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश कौन है? तो ये केंताजी ब्राउन है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष तो पीटी उषा है। आईएलओ के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैथलीन नोवाक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनको थोड़ा याद रख लेना। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर भारत के प्रमुख त्योहारों को देख लेते हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर। मेदराम यात्रा तेलंगाना में। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश के अंदर। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अंदर। और पुष्कर मेला है वो राजस्थान के अजमेर में बढ़ता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। स्पुतनिक गर्स्टर फेस्टिवल तो लद्दाख के अंदर, और इसको मुखोटा फेस्टिवल भी कहते हैं। लोसर फेस्टिवल लद्दाख के अंदर। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर ही। होर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। मकर विलक्कू फेस्टिवल केरल में। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। वाचुआ फेस्टिवल असम में। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल में। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर। फूलडोल महोत्सव राजस्थान के शाहपुरा में। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल मध्य प्रदेश के अंदर ही। धानु जात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में। रज पर्व उड़ीसा में। नुआखाई उड़ीसा के अंदर ही। आगे देखते हैं। चेरी ब्लोजम फेस्टिवल शिलोंग के अंदर। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ के अंदर। और हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड के अंदर। हरेली जब ली आती है तो यह ती आ गई, हरेला ला आ गया, यहाँ उत्तरा आ गया। काला नमक चावल फेस्टिवल तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में ही। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर। आगे देखते हैं। ओणम फेस्टिवल केरल में। छठ पर्व बिहार में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अंदर। बोईता बंदना फेस्टिवल उड़ीसा में। कल्पई रथ फेस्टिवल केरल में। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में। राष्ट्रीय युवा तो राष्ट्रीय युवा 2022 से ये पुंडीचेरी के अंदर आयोजित किया गया था। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 2023 है उसका आयोजन कर्नाटक के जो धारवाड़ है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को ही। थेयम फेस्टिवल केरल में। अटूगल पोंगल केरल में। एप्पल महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंदर। और राष्ट्रीय संस्कृति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राज महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर ही। हर्बल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। नवरोज तो ये पारसी धर्म का जो नव वर्ष होता है उसको नवरोज कहते हैं। आगे देखते हैं। नवरह फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर ही एक क्वेश्चन तो इसके अंदर आ ही जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। बजट 2023-24 तो केंद्र का बजट कब पेश किया गया है? तो 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बजट है वो पेश किया गया है। तो ये अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल 25 वर्षों के लिए है और ये 2022 से लेकर 2047 तक चलेगा। निर्मला सीतारमण जी का ये कौन सा बजट है? तो ये इनका 5वें नंबर का बजट है। अब तक ये मतलब 4 बार पेश कर चुकी है और अब की बार ये 5वां बजट है। अब बजट का इतिहास देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860 के अंदर ही जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 के अंदर ही षणमुखम सेठी जी के द्वारा पेश किया गया था। आज़ाद भारत के अंदर ही बजट पेश किसने किया था? तो 1950 के अंदर ही जॉन मेथाई के द्वारा। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा ही 10 बार बजट पेश किया गया था। पहली महिला जिसने कि बजट पेश किया है तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। और पहली पूर्णकालीन एंड सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। आगे देखते हैं। 2022-23 के अंदर ही भारतीय विकास दर कितने रहने की उम्मीद है? तो 7%। 2023-24 के अंदर तो ये 6.5% रहने की उम्मीद है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट डेटा है ये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना है वो 1 जनवरी 2023 से दोबारा से शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत ही कोविड-19 के अंदर ही लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को ही 28 महीने तक ही मुफ्त अनाज भी दिया गया था।
आगे देखते हैं 2014 से तुलना। तो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,97,000 लाख रुपए हो गई है। अर्थव्यवस्था भारत की 10 नंबर से 5वें स्थान पर आ गई है, अर्थात पहले 10 नंबर पे थी, अब 5वें स्थान पर आ गई है, ब्रिटेन को पछाड़ करी। आगे देखते हैं स्वस्थ भारत मिशन योजना। तो इसको 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को समाप्त भी हो गई है। उज्ज्वला योजना तो 1 मई 2016 को ही है बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी, एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना तो इसको 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। तो किसके लिए है ये? तो वित्तीय समावेशन के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया था। आगे और देखते अमृत काल के लिए क्या विजन है? तो युवा वर्ग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए ही नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन के अंदर वृद्धि, सुदृढ़ एंड स्थिर आर्थिक वातावरण पेश करना। तो ये अमृतकाल के लिए विजन है। भारत एट 100 के लिए ही 4 रूपांतरकारी मौके क्या है? तो महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान अर्थात जो पारंपरिक जो शिल्पकर्मी है उनको वित्तीय सहायता देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, हरित विकास तो हरित खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित विकास शुरू किया गया है। बजट के अंदर 5 प्राथमिकताएं रखी गई है, ये सप्तऋषि कहलाते हैं। समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास और क्षमता विस्तार है। अब प्राथमिकता नंबर 1 देखते हैं समावेशी विकास। तो इसके अंतर्गत कृषि वर्धक निधि, जिसमें कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वस्थ पौधे कार्यक्रम के तहत ही 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र अर्थात श्री अन्न के लिए तो जो मिलेट्स है, जो बाजरा है, उसको श्री अन्न भी कहते हैं। तो इनके पोषण व खाद्य सुरक्षा तथा किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद, इसको उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। तो जो श्री अन्न है इसका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो हैदराबाद के अंदर ही। और श्री अन्न में क्या क्या आता है? तो ज्वार आता है, रागी, बाजरा, कुटकी और शामा आता है। और कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की भी घोषणा की गई है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तो इस सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अंदर ही जो आसिया आकार हो जाता है, जो कि आरबीसी की कमी के कारण हो जाता है, तो जनजातीय क्षेत्रों के अंदर ही जो स्किल सेल एनीमिया है, इसके उन्मूलन के लिए 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के लिए तो जिला शिक्षा एंड प्रशिक्षण संस्थान के लिए ही अध्यापकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। कौशल विकास तो बच्चों व किसानों के लिए भी राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना। प्राथमिकता नंबर 2 के अंतर्गत ही अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है वहां तक पहुंचना। तो इसके लिए ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 जिलों में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों के अंदर ही। तो इसके अंदर की जो पोषण, शिक्षा व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन तो जो विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजाति समूह है उनके लिए ही है। तो पीबीटीजी फुल फॉर्म क्या है? तो पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो ये देबर आयोग 1973 के अंदर ही इसको अलग ग्रुप बना दिया गया था। इसमें वर्तमान में 75 जनजातियां शामिल हैं और सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर है। ऊपरी भद्रा योजना तो ये कर्नाटक के अंदर ही जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए ही 5300 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। भारत साझा पुरालेख निधान तो 12 स्तरीय है, इसके अंतर्गत ही 1 लाख जो प्राचीन पुरालेख हैं इनका डिजिटलीकरण करा जाएगा। तो डिजिटलीकरण करा जाएगा इसका। आगे देखते हैं प्राथमिकता नंबर 3 में अवसंरचना और निवेश के लिए ही। तो जो पूंजीगत निवेश परिव्यय है उसमें 33% की वृद्धि तथा 10 लाख करोड़ रुपए रखा गया, जो कि जीडीपी का 3.3% होगा। पूंजीगत प्रभावी व्यय 13.7 लाख करोड़ रुपए और रेलवे के लिए ही 2,40,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2014 से 9 गुना अधिक भी है। शहरी अवसंरचना व विकास निधि तो इसके अंतर्गत ही टियर 2 व टियर 3 जो शहर हैं वहाँ पर शहरी अवसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 4 के तहत ही सक्षमता को सामने लाना अर्थात आई गोट कर्मयोगी, जिसके अंतर्गत ही जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो मिशन कर्मयोगी है उनके अंतर्गत ही सिविल सेवकों को ही पारदर्शिता व जवाबदेहिता के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कर्षता केंद्र की स्थापना की गई है। स्थायी खाता संख्या PAN के लिए ही
सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और कारगर न्याय प्रशासन के लिए 700 करोड़ रुपए के व्यय से ई न्यायालय की स्थापना की जाएगी और यह परियोजना है वो 3 चरणों के अंदर शुरू की जाएगी। 5G सेवा आधारित ही एप्लीकेशन विकास के लिए भी 100 प्रयोगशालाएं का निर्माण भी किया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 5 हरित विकास से संबंधित है। तो मिशन जो लाइफ है ये गुजरात में शुरू किया गया है और 2070 तक ही निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए ही पंचामृत योजना शुरू की गई है। हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए ही 1970 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है तथा 2030 तक ही 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य भी है। प्रधानमंत्री प्रणाम अर्थात पृथ्वी माता के पुनरुद्धार व इसके प्रति सजगता व पोषण और सुधार के लिए ही अर्थात पृथ्वी प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया है। गोवर्धन स्कीम तो गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्री रिसोर्सेज धन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंतर्गत ही जो 500 अवशिष्ट हैं उनसे आमदनी संयंत्र भी लगाए जाएंगे अर्थात वेस्ट टू हेल्थ ही इसका लक्ष्य है। तो वेस्ट टू वेल्थ इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ही 10,000 बायो इनपुट की स्थापना। मिट्टी तो जो तटीय प्रवास या ठोस आमदनी के लिए ही मैंग्रोव की पहल के लिए तो मैंग्रोव संरक्षण के लिए ही मिट्टी योजना शुरू की गई है। अमृत धरोहर तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ही 3 वर्षों तक जो 75 रामसर साइट है उनके संरक्षण के लिए अमृत धरोहर शुरू की गई है। प्राथमिकता नंबर 6 युवा शक्ति से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की गई है जिसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटरों की स्थापना की जाएगी। देखो अपना देश वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम अर्थात सीमावर्ती जो गांव के अंदर यह आधारभूत विकास के लिए। यूनिटी मॉल तो एक जिला एक उत्पाद के लिए ही यूनिटी मॉल शुरू किया गया है। आगे देखते हैं प्राथमिकता नंबर 7 वित्तीय क्षेत्र तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर तो ऋण कौशल प्रवाह के लिए शुरू किया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र तो इसको 2 वर्षों के लिए ही शुरू किया गया है 2025 तक और 7.5% ब्याज दर पर ये उपलब्ध करवाया जाएगा 2 लाख रुपए तक जमा सुविधा ही। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की गई है। अब देखते हैं राजकोषीय प्रबंधन तो राजकोषीय घाटा वो जीडीपी का 3.5% है और इलेक्ट्रिसिटी तो ये 0.5% है। राजकोषीय घाटा 2022-23 के अंदर 6.4% और 2023-24 के अंदर 5.9% है तथा यही 2025-26 के अंदर ही 4.5 रहने की उम्मीद भी है। आगे देखते हैं व्यक्तिगत आयकर तो जो रिपेड सूचना है उसको 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है और पहले स्लेब थी वो 6 स्लेबें हैं तो इसमें जो 2.5 लाख वाली स्लेब है इसको हटा दिया गया है। तो 0 से 3 लाख रुपए तक पे टैक्स 0 लगेगा। 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पर 10% का टैक्स, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं रुपए कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो आता कहाँ से तो उधार से आता है 34%, जीएसटी से आता है 17%, निगम कर व व्यक्तिगत कर से आता है 15% तथा रुपए कहाँ जाता है तो ब्याज भुगतान में 20% जाता है और केंद्रीय क्षेत्रीय जो भी योजनाएं हैं उन पर 17% चल जाता है तथा स्वास्थ्य खर्चे पर जीडीपी का 2.1% खर्च किया जाएगा और शिक्षा पर खर्च किया जाएगा जीडीपी का 2.9%। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।